Alright, class 10. Now we move on to the exercise of chapter 1, the rise of nationalism in Europe. Now, this we will discuss about the question answer of chapter 1. So, go through them, these question answers, so that you can have a better understanding. Okay, so this chapter is a little bit lengthy and a little bit difficult in terms of the nationalism in India that you have read a lot, but nationalism in Europe is a kind of new chapter for you, and this is also finds student find it difficult in compared to the other chapter of this social science. So again, I'm saying this for revision. Go through these question answers, what we are discussing right now. Okay, and after that, read the NCRT chapter. Okay, I'll send you after this class. Okay. So first we go through the some important dates. Some important dates we see the first 1797 Napoleon invades Italy. Napoleonic War begins. 1797 की बात करते हैं. नेपोलियन ने इन्वेड किया इटली को. इन्वेड किया मतलब क्या है कि यहाँ पर इटली पर उसने अटैक किया. इटली को अपनी टेरिटरीज में मिलाना चाहता था. फ्रांस की टेरिटरीज को बढ़ाना चाहता था. तो इस टाइम के दौरान नेपोलियन ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी यूरोप में. तो इसे कहते हैं नेपोलियनिक वॉर. 1814 1815 द फॉल ऑफ नेपोलियन द वियना पीस सेटलमेंट. 1814 एंड 15 का टाइम पीरियड रहा जिसमें नेपोलियन को हरा दिया गया. नेपोलियन को हरा दिया गया और यहाँ पर जो वियना है वहां पर इसकी ट्रीटी को साइन किया गया. तो ये है वियना यहाँ पर. ओके, तो 1815 में यहाँ पर वियना पीस सेटलमेंट होता है. ऑस्ट्रिया जो चांसलर है मेटरनिक वो इसको होस्ट करता है और यहाँ पर इसके बाद साइन किया जाता है. नेपोलियन के जो भी सुधार उनको हटाने की बात की जाती है और यहाँ पे कंजर्वेटिज्म को शुरुआत हो जाती है. ऑलराइट. 1821 द ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन. 1821 का टाइम पीरियड रहा ग्रीस की इंडिपेंडेंस का टाइम. ग्रीस यहाँ पर ये आजाद हुआ. इसकी आजादी की लड़ाई चली 1821 में. ये बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है सेंटोरियो, जो सेंटोरिनी, जो ग्रीस का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है. पूरी आपने शूटिंग वगैरह में देखा होगा ये. तो 1848 revolution in Europe, partisan industrial worker, peasant revolt against economic hardship, middle class demand, constitution, representative government, Italian German, Magyar, Post, Czech, etc. डिमांड नेशन स्टेट. 1848 का टाइम पीरियड रहा रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड, जिसमें रेवोल्यूशन हुई. लोगों ने आज़ादी की डिमांड की, लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की डिमांड की. इटली, जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया एटसेट्रा जो कंट्रीज थी, इन्होंने नेशन स्टेट्स की डिमांड की. जो रूलिंग थी, इनके राजा जो थे उनको कहा कि हमें अब अपना खुद का रूल करना है और हमारे देश को एक कर दिया जाए, पूरे देश को नेशन स्टेट में बदल दिया जाए. 1859 1870 यूनिफिकेशन ऑफ इटली. 1859 और 1870 का टाइम पीरियड रहा इटली की यूनिफिकेशन का. इटली को एक कर दिया गया था. काबूल इसका इंपोर्टेंट वो रहा. इसके बाद 1866 1871 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. जर्मनी की यूनिफिकेशन आर्मी के थ्रू हुई थी, पर्शिया के उसमें की गई थी ये. तो ये भी यहाँ पर यूनिफिकेशन का साल रहा. नेशन स्टेट बना दिया गया जर्मनी को, जो अब तक डिवाइड था रीजन्स में, कैंटन्स में. रूलिंग जहाँ पे राजा की थी, अब वहां पर पूरा एक वो देश बना दिया गया था. 1905 स्लाव नेशनलिज्म गैदर फोर्स इन हैब्सबर्ग एंड ओटोमन एम्पायर. स्लाव यानी बाल्कन्स का एरिया. तो बाल्कन्स का जो एरिया रहा उसने भी यहाँ पर इस एरिया में, ये जो बाल्कन्स का एरिया रहा, इसने भी यहाँ पर आज़ादी की डिमांड की, नेशन स्टेट बनाने की डिमांड की. जो भी देश इसमें शामिल थे, बुल्गारिया, रोमानिया वगैरह, उन्होंने ओटोमन एम्पायर से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी शुरू कर दी. और हैब्सबर्ग एम्पायर जो था उससे भी यहाँ पे नेशनलिज्म की डिमांड उठने लगी. उसके खिलाफ भी लोग खड़े हो गए. तो हैब्सबर्ग और ओटोमन एम्पायर ज्यादातर रूल कर रहे थे यूरोप के देशों पर. So these are the important dates of chapter 1. Now we see the question answer. Okay, first write in brief. Joseph Mazzini.
मैजनी के बारे में आपको पता है, ही वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी, 1807 में पैदा हुआ था और इसने फिर कार्बोनरी सोसाइटी को ज्वाइन किया था 24 की एज में। इसके बाद इसको देश निकाला दे दिया गया था, जहां पर बाहर जाकर इसने यंग इटली और यंग यूरोप बनाया था। ठीक है, यंग इटली मार्सेलिस फ्रांस में बनाया था और यंग यूरोप इन बर्न जर्मनी में बनाया था, स्विट्जरलैंड में बनाया था। Count Camilo de Cavour. Cavour was the chief minister of Sardinia Piedmont state. ओके, चीफ मिनिस्टर था ये सार्डिनिया पिडमोंट स्टेट का, जिसने मूवमेंट लेड किया था इटली को यूनिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, आपको पता है वो ना ही कोई रेवोल्यूशनरी था, ना ही कोई डेमोक्रेट था, बल्कि वो एक एजुकेटेड वेल्दी मिडिल क्लास का मेंबर था, इटालियन एलिट क्लास का। इसके बाद आता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपको पता है 1821 में स्टार्ट हुई थी और 1832 में द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में इसको फाइनली ग्रीस को इंडिपेंडेंट देश का दर्जा दे दिया गया था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में हमने देखा था ऑल जर्मन नेशनल असेंबली थी है, जिसमें जर्मन नेशनल असेंबली बनाई गई थी मिडिल क्लास के द्वारा यहाँ पर। ठीक है, 18 मई 1848 को सेंट पॉल चर्च में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, फ्रैंकफर्ट सिटी में, जर्मनी की। ओके, बट इट लॉस्ट इट्स सपोर्ट बिकॉज इट वाज नॉट विद द लोअर मिडिल क्लास और द लोअर पीपल और द पुअर क्लास सोसाइटी। दैट इज वाई फिर इसको डिसमिस कर दिया गया था, इसको सेना की मदद से डिसमेंटल कर दिया गया था। इसके बाद द रोल ऑफ वीमेन इन नेशनल स्ट्रगल, बहुत ईजी है ये तो। द रोल ऑफ वीमेन नेशनल स्ट्रगल क्या कहता है कि वीमेन का रोल क्या रहा। वीमेन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, लार्ज वीमेन पार्टिसिपेटेड इन लिबरल एंड नेशनल मूवमेंट इन यूरोप। वीमेन फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, their newspaper, they took part in political meeting, demonstration, okay, but they did not get right to vote. Okay, so this was the role of women in nationalist struggle. After that, what step did the French revolutionaries take create a sense of collective identity among the French people? फ्रेंच पीपल के अंदर एक देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए फ्रेंच के जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या किया? ओके, तो उन्होंने क्या किया, द आइडिया ऑफ ला पैट्री यानी फादरलैंड, ले सिटिजन सिटीजन, इसका आइडिया किया। फ्रेंच फ्लैग उन्होंने बनाया ट्राई कलर का। स्टेट जनरल जो था उसको हटाकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, न्यू हाइम्स बना दी गई, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया गया। तो ये काम इन्होंने किए, अपने देश के लोगों के अंदर आइडेंटिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट की गई। Who were Marianne and Germania? What was the importance of the way which they were portrayed? Marianne आपको पता फ्रांस की एक फीमेल फिगर थी जिसको कंट्री के थ्रू रिप्रेजेंट, जिसको पर्सोनिफाई किया गया था फ्रांस के लिए, और जर्मनी को पर्सोनिफाई किया गया था जर्मनी के लिए। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि इन्होंने लोगों के अंदर देशभक्ति, नेशनलिज्म की स्पिरिट को डेवलप किया और ज्यादा बढ़ाया। ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन का क्या सिस्टम रहा, आपने देखा था यहाँ पर जर्मन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी मेड इन 1848 में इसको किया गया था अंडर द पर्शियन किंग विलहेम फोर। तो विलहेम फोर को यहाँ पे राजा बनाया गया था। ओके, पर्शिया ने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया था, 3 वॉर्स यहाँ पे लड़ी गई और किंग विलियम वन को जर्मन एम्परर घोषित किया गया वर्साई में 18 जनवरी 1871। सो दिस इज द जर्मन यूनिफिकेशन। What change did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in territories ruled by him? नेपोलियन ने क्या सुधार लागू किए अपनी टेरिटरीज में? उसने क्या किया? नेपोलियन कोड लेकर आया 1804 में। He established equality before the law. He secured right to property, simplified administrative division, abolished the feudal system, freed the peasant from serfdom and manorial due. In town, build restrictions were removed, transport communication were improved. So ये काम इसने यहाँ पे किए। Discuss. So these are the lengthy questions for detailed answer. Explain what is meant by the 1848 revolution of liberal. What were the political, social and economic ideas supported by liberals? Liberal की जो revolution थी 1848 की, वो revolution क्या थी? Political, social और economic सुधार क्या किए गए? तो political में कहा गया कि भाई डेमोक्रेसी आई, constitution आए, representative government आए। social में क्या कहा गया? समाज में एकता आए, जो special rights है वो हटा दिए जाए। economic में क्या कहा गया? जो ट्रेड बैरियर है, टैक्स सिस्टम है, उसे हटा दिया जाए, करेंसीज को सिस्टम को आसान कर दिया जाए, इतना ज्यादा जो करेंसी है वो कम कर दी जाए। ये यहाँ पर लिबरल की सोच थी। चूज 3 एग्जांपल टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो 3 एग्जांपल क्या रहे यहाँ पर?
रोमांटिसिज्म एक एग्जांपल रहा, ये कल्चरल मूवमेंट यूरोप में आया जिसने डेवलप किया नेशनल यूनिटी को बाय क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ शेयर्ड हेरिटेज एंड कॉमन हिस्ट्री। दूसरा रहा फोक सॉन्ग, डांसेस, पोएट्री। तीसरा रहा लैंग्वेज, लैंग्वेज ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तीसरा क्वेश्चन, थ्रू अ फोकस ऑन एनी टू कंट्रीज एक्सप्लेन हाउ नेशंस डेवलप्ड ओवर द 19th सेंचुरी। किसी भी दो देशों पर फोकस करते हुए बताइए कैसे देश बने 19th सेंचुरी में, जो देश नहीं थे पहले वो कैसे बने। तो यहाँ पर क्या था, जर्मनी और इटली का आप एग्जांपल ले सकते हैं। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, पॉलिटिकल रूप से ये अलग अलग बटे हुए थे। यहाँ पर रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग यहाँ पे होती है और यूनिफिकेशन किया जाता है आर्मी की हेल्प के साथ। तो ये एग्जांपल है। हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। हिस्ट्री जो थी ब्रिटेन की नेशनलिज्म की वो अलग थी। आपको पता है ब्रिटेन कोई गुलाम नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। यहाँ पे पार्लियामेंट ने राजा से जो ताकत थी वो ले ली थी अपने हाथ में, और फिर ब्रिटेन में जो इंग्लैंड था उसने यहाँ पे अच्छा रोल प्ले किया। जो आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, उसको दबा के रखा, उसके कल्चर को भरने नहीं दिया, अपनी ही ज्यादा पार्लियामेंट में पावर कैप्चर करके रखी। तो ये था ब्रिटेन का केस। ये लंबे टाइम का एक प्रोसेस था, ये कोई रेवोल्यूशन नहीं थी, कोई आर्मी का रोल नहीं था, कुछ नहीं था। ये धीरे धीरे प्रोसेस चलता आ रहा था कई सालों से, जिसमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, जिसमें स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड तीनों देशों को मिलाकर एक यूनियन बनाई गई। Why did nationalist tension emerge in बाल्कन। बाल्कन में टेंशन क्यों हुई? क्योंकि बाल्कन के एरिया पर कब्जा करने का मतलब था पूरी दुनिया में आप व्यापार कर सकते हो, पूरी दुनिया के देशों पे आप कब्जे कर सकते हो। तो इस वजह से बाल्कन पे कब्जा करना चाहती थी हर एक यूरोपियन पावर। दैट इज वाई टेंशन इमर्ज हुई, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में सामने आई। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड पॉपुलर ट्रेडिशन इन द क्रिएशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। लैंग्वेज का रोल क्या रहा? पोलैंड में आपने देखा था रशियन को टक्कर दी उन्होंने, तो इसी तरह से ट्रेडिशन क्रिएशन रही नेशनल आइडेंटिटी को लेकर, ये इसका वो रहा। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड दैट लिस्ट होप टू अचीव थ्रू इकोनॉमिक मेजर्स। पॉलिटिकल मेजर्स क्या अचीव किए गए इकोनॉमिक मेजर को उठाके? तो इकोनॉमिक मेजर मैंने आपने देखा था कि टैक्स बैरियर को हटा दिया गया था, करेंसीज को कम कर दिया गया था, 30 से 2 कर दिया गया था यहाँ पर। और उसका फायदा ये मिला, जो वेल्दी मिडिल क्लास था उसके पास पैसा आया, और उसने फिर आजादी की लड़ाई में अपने आप को ज्यादा अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस किया, अपने और ज्यादा शामिल हुए वो, क्योंकि आपके पास पैसा था, आपके पास पावर थी, तो अब आप आजादी की लड़ाई के लिए ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ सकते थे। तो इकोनॉमिक सुधारों के साथ पॉलिटिकल की जो एक प्लानिंग थी वो सक्सेसफुल हो रही थी, क्योंकि इकोनॉमी अच्छी होने का मतलब था पैसा, और पैसा आने का मतलब था आप ज्यादा ताकत से लड़ाई लड़ोगे आजादी की। Okay, so right class 10, this is the end of your chapter. Now have some rest, and after that work on this exercise. Solve this in your notebook. First you do the uh, question note making, and after that you do the question answer of this chapter, and after that you do the map work I'll provide you, okay, in Google Classroom app. Okay, okay, so thank you for the watching.